हेलो एवरीवन। बहुत कम ही स्टूडेंट हैं जो रेगुलर बेसिस पे बीकॉम पार्ट 3 का क्लास कर रहे हैं, बट ठंड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भी आए हैं ऑफलाइन में। तो इस क्लास को मैं ऑनलाइन भी कर रहा हूँ और आगे जो भी क्लासेस होगा कॉस्टिंग का चाहे इनकम टैक्स का, यही भी आने वाले टाइम पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी क्लास होगा, उसको भी मैं ऑनलाइन डाल दिया करूँगा। इससे क्या होगा कि जो बच्चे दूर हैं यहाँ से, किसी भी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पा रहे, वो भी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं इनकम टैक्स में चैप्टर नंबर 6, यानी कि हमने जो आपके साथ बात किया हुआ था कि इनकम जो कैलकुलेट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, है कि नहीं। तो टैक्स के पर्पस से जो टैक्सेबल इनकम का जो कैलकुलेशन होता है वो अलग अलग हेड में होता है। इसमें कौन कौन से हेड होते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, और सबसे लास्ट में आता है अदर सोर्स। कहते हैं अदर इनकम नहीं करते हैं, क्या कहते हैं? अदर सोर्स। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जिन हेड से हम क्या करते हैं, इनकम का जनरेशन करते हैं, जिससे हम इनकम को जनरेट करते हैं। तो इसमें हम जो सबसे पहले हम कर रहे हैं, ये चैप्टर नंबर, ये जो सैलरी है, ये एज पर योर सिलेबस, इसके लिए 2 चैप्टर है। एक है चैप्टर नंबर 6 और एक है हमारा चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर नंबर 6 एंड 7 क्यों है, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है प्रीवियस क्लास में, लेकिन बहुत दिनों बाद चूंकि इस क्लास को मैं इनकम टैक्स पे डाल रहा हूं, तो इसलिए ये सोच के डाल रहा हूं कि यदि कोई बच्चा कंटिन्यू अभी से भी करना चाहता है तो अभी आपका पूरा का पूरा सिलेबस बाकी है, जिसको मैं बताऊंगा और आप आसानी से एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है वो उन एम्प्लॉय के लिए बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 उन एम्प्लॉय के लिए बताया गया है जो एम्प्लॉय अभी वर्किंग में है, मतलब जो अभी क्या कर रहे हैं भाई, जो ये जॉब कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में क्या है, उन एम्प्लॉय का इनकम कैलकुलेट करना है जो जॉब कर रहे हैं, और ये जो है ये है रिटायर्ड। चैप्टर नंबर 6 किसके लिए है? रिटायरमेंट के बाद इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यानी कि सैलरी में हमने 2 चैप्टर पढ़ना है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सैलरी में चैप्टर नंबर 6 का ही बात कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 6 में मुख्य रूप से अगर देखा जाए, आपको मैं बताऊं, अगर बहुत ही मुख्य रूप से देखा जाए तो यहां पे जो एक तो है भाई बेसिक सैलरी और पार्ट ऑफ सैलरी, इसके अलावा भी बहुत सारा पार्ट ऑफ सैलरी। एक तो ये पार्ट मैंने बताया है रेगुलर क्लास में, धीरे धीरे करके मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। दूसरा जो मैंने बात किया है किसके बारे में, अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉय, और जो लास्ट में हमने बात किया हुआ है अबाउट परक्विजिट्स। किसके बारे में बात किया हमने? परक्विजिट्स। तो अभी तक के क्लास में जो हमने खत्म किया है, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, सीधी बात है कि हम भाई जॉब करने जा रहे हैं, हमें एम्प्लॉयर इतना सैलरी देगा, वो है। अब एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, वो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अलाउंस फॉर एम्प्लॉय है, तो ये जो अलाउंस है 3 तरीके से मैंने बताया था, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस कि कुछ हिस्सा टैक्सेबल होगा, कुछ हिस्सा क्या होगा भाई, नॉन टैक्सेबल होगा, और उसके बाद परक्विजिट्स, जिसके बारे में ये भी हम बात कर रहे हैं कि कुछ परक्विजिट्स ऐसे। तो परक्विजिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। परक्विजिट्स का मतलब होता है, और अलाउंस में मेनली अंतर क्या हो जाता है, तो सैलरी का मतलब या उसका पार्ट का मतलब कि हो गया कि भाई हम जॉब कर रहे हैं इसलिए हमको इतना पैसा मिल रहा है हमें काम करने के लिए। अलाउंस का मतलब होता है कि सैलरी के अलावा
जब कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी खास उपयोग के लिए या किसी खास फैसिलिटी के नाम पे यदि पैसा दे रहा है, खास जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के नाम पे हमने 1,000 रुपए दे दिए, जैसे आप बहुत किसी खतरनाक इलाके में रह रहे हो इसके लिए हमने अलाउंस दे दिए, आपको हम टिफिन के लिए अलाउंस दे दिए, आपको ऑफिस से घर आने जाने के लिए अलाउंस दे दिए। तो ये सब जो सारा होता है वो ये कहाँ पे आ गया, ये अलाउंस। मतलब सैलरी के अलावा यदि उसको क्या दिया जा रहा है, यदि कोई कैश दिया जा रहा है तो क्या हो जाता है, अलाउंस कहा जाता है। तो फिर परक्विजिट्स क्या होता है, तो परक्विजिट्स का मतलब हो गया फैसिलिटी। जैसे यहां पे रेंट फ्री क्या कहते हैं, यहां पे रेंट के लिए अलाउंस दिया जाता है और यहां पे रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया जाता है। मतलब यहां पे हमने आपको दे दिया कि हर महीने हम आपको सैलरी के अलावा 3,000 का महीना देंगे कि आप जाओ, आप रेंट पे रहो। और यहां पे कहा था कि नहीं, हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको रूम प्रोवाइड कर देंगे। तो जहां फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वहां पे हम किसका यूज करेंगे, परक्विजिट्स का। और जहां पे सैलरी के अलावा कैश दिया जा रहा है किसी खास सुविधा को प्राप्त करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, अलाउंस। तो देखिए हमारा ये वाला पार्ट हमारा हमने बच्चों को कंप्लीट कर रखा है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार डिस्कस कर लूंगा, टाइम टू टाइम डिस्कस कर लूंगा। हम जो चल रहे हैं अभी परक्विजिट्स पे चल रहे हैं, और परक्विजिट्स में हमने अभी जो बात किया है रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसमें हम बात कर रहे हैं RFA के बारे में हमने बात किया लास्ट क्लास में। आज इसके अलावा और भी जो बेनिफिट्स जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, सैलरी में मैंने बोला था कि यहां पे दो लोग होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक पहला कौन होता है, एम्प्लॉयर, और उसके अंदर कौन काम करता है, एम्प्लॉय। उसके अंदर कौन काम करता है, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी सैलरी है उसके लिए कुछ दे रहा है, तो वही हम आपको, तो उसमें मान के चलिए कि वैल्यूएशन ऑफ फ्रिंग्स बेनिफिट्स, ये यहाँ पे और जो है ये गलती से यहाँ पे लिख दिया गया है, तो आप लोग इसके लिए सबसे पहले इसको खत्म ही कर देते हैं ना। और बीच में यहां पे आएगा ये क्या, और अम्यूनिटीज। मतलब यहाँ पे फ्रिंग बेनिफिट्स कहने का मतलब ये भी एक तरह से बेनिफिट, अलग अलग टाइप का, जैसे फ्री में लोन दे दिया, जैसे खाने के लिए लंच बॉक्स फ्री कर दिया कि भाई आपको हर टिफिन में हम हर रोज हम लंच के हम आपको व्यवस्था करवा देंगे। तो ये सब किस में आता है, छोटे मोटे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, घूमने के लिए हम आपको फैसिलिटी दे देंगे, ये सब है। तो ये सब क्या कहलाता है, फ्रिंग बेनिफिट कहलाता है। तो अब देखिएगा कि अगर कोई एम्प्लॉयर, अब ध्यान दीजिएगा, यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा, अलाउंस के अलावा अगर कोई बेनिफिट दे रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट फैसिलिटी के रूप में, तो उस एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें कहां बात करना है, अभी यहां पे इस टॉपिक में बात करना है। ओके, ओके। अब देखिए, तो क्या हो गया यहां पे कि एम्प्लॉयर क्या कर रहा है भाई, एम्प्लॉय को दे रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या क्या, तो सबसे पहला दे रहा है कि यदि कोई एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता, हमने बात किया था ना, मतलब मालिक, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास काम कर रहा है और जरूरत आने पे यदि एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक है वो अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, या तो इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन दे रहा है, तो दोनों का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए दो लोग हैं, ए जो है वो क्या है, हमारा मालिक है, और बी जो क्या है यहाँ पे एम्प्लॉय है, मतलब उसके अंदर काम करने वाला कर्मचारी है। बी को जरूरत है पैसों का, बी ने ए से कहा मालिक हमें कुछ पैसे चाहिए, ए ने बी को क्या कर दिया, रुपए दे दिया, क्या दिया, लोन दिया। अब लोन अगर बी कहीं और से लेता, लेट सपोज बी अगर यही चीज कहां से ले ले, बैंक से ले, और बैंक अगर इसको बी को लोन देता है, सोच कर देखिएगा एक बार, तो बी को इस लोन के बदले क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। लेकिन बी यहां से किससे अब लोन ले रहा है, ए से। ए एक तो है कि बी से क्या नहीं लेगा,
इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो यदि एम्प्लॉय को कोई लोन दे रहा है और उस पर यदि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो वैसे लोन को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन। और यदि एम्प्लॉय को लोन दे रहा है, एम्प्लॉय से इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन जितना लेना चाहिए नहीं, मार्केट में 2% का रेट चल रहा है, जैसे बैंक में मान के चलिए कि सालाना 12% का रेट है और ये इससे ले रहा है सिर्फ 6% का, तो मतलब इसको हम क्या कहते हैं, कंसेशनल रेंट या सॉरी कंसेशनल लोन। मतलब हम रेंट इस पे इंटरेस्ट तो ले रहे हैं लेकिन पूरा का पूरा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इस पे इंटरेस्ट का रेट जो है हमारा क्या है, बैंक के रेट से हमारा इंटरेस्ट का रेट क्या है, हमारा कम है। तो उस केस में कहीं ना कहीं एक फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एम्प्लॉय को इसके अंदर काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ठीक है, इनकम कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। क्योंकि अगर मान के चलिए 1 लाख रुपए ये लेता 12% के रेट से, आप सोच कर देखिएगा अगर सालाना, तो 12,000 रुपये तो देने पड़ते, लेकिन एम्प्लॉय ने इसको कितना दिया, इनको सिर्फ दिया क्या, अगर रेंट फ्री है सॉरी इंटरेस्ट फ्री है तो 12,000 के बदले ये तो कुछ भी नहीं देगा, या कंसेशनल रहेगा तो कितना मान के चलिए दे दिया 6,000, तो 6,000 दे दिया, 6,000 तो भाई इनकम हुआ ना कहीं एम्प्लॉय को। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके पास आता है तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय के हाथ में उसको इनकम माना जाए या नहीं माना जाए, और माना जाए तो कितना माना जाए। तो देखिए लोन तो कभी इनकम नहीं हो सकता, तो लोन के ऊपर जो लगने वाला इंटरेस्ट है वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी, क्योंकि ये एम्प्लॉय का बचत है ना। वही यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ दिस फैसिलिटी। अब इस फैसिलिटी से यानी यदि कोई एम्प्लॉय को अपने लोन फैसिलिटी दे रहा है तो उस केस में फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन of concessional rate of interest should be given to employee or any member of his family। मतलब अगर एम्प्लॉय को हाथ में या उसके परिवार के किसी मेंबर को, अब मेंबर में इनकम टैक्स में अलग अलग बातें शामिल है। मेंबर में कौन कौन है, तो स्पाउस हो सकता है, मतलब पति पत्नी, अगर पति है तो पति को भी या पत्नी को भी, पत्नी है तो पति को ही। तो स्पाउस, चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जो काम कर रहा है अगर उसका बच्चा भी लोन ले रहा है, या उसके माता पिता पेरेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, या उसके पास काम करने वाला कोई नौकर, या कोई भी डिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉय। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर उस एम्प्लॉय के अंडर में रहकर कोई, मतलब उसी एम्प्लॉय के पैसे पे अगर कोई जीवित है तो उसको क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट कहा जाता है। तो वही कह रहा है डिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉय इन प्रीवियस ईयर। मतलब अगर एम्प्लॉयर सिर्फ एम्प्लॉय कोई नहीं, एम्प्लॉय के पास रहने वाले उसके माता पिता, उसके बच्चों को, उसके क्या कहते हैं अपनी पत्नी, पति या पत्नी को, या उसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट आदमी, जैसे अगर उसका भाई बहन या कोई भी हो गया, अगर उसको एम्प्लॉयर लोन दे रहा है और वो लोन या तो इंटरेस्ट फ्री है या कंसेशनल लोन है, तो उसके लिए तो उस पे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अप्लाई होने वाला है। दूसरा कह रहा है क्या, फैसिलिटी ऑफ लोन में बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर और ऑन बिहाफ ऑफ हिम। मतलब अब जरूरी नहीं है कि ये जो लोन है ये एम्प्लॉयर ही अपने हाथ से दे, हो सकता है कि एम्प्लॉयर किसी अपने जान पहचान से मंगवा दे, अरे दे दीजिए थोड़ा सस्ता में दे दीजिएगा, चाहे इंटरेस्ट मत लीजिएगा इनसे, ही अपने आदमी कह देता है लोग ना। तो जरूरी नहीं है कि ए ही दे, जैसे वहां पे ए भी हमने माना था, ए बोला सी को कि भाई ऐसा है कि बी को जरा लोन दे दे, तो टेंशन मत लेना, पैसे उसको इंटरेस्ट उनसे मत लेना। तो वो फिर क्या कर रहा था, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस फैसिलिटी। तो अब इसमें देखा जा रहा है कि टैक्स कितना लगेगा। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या किया जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट द रेट चार्ज पर एनम। मतलब तब हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे किसके द्वारा, किसके रेट के द्वारा, कि अगर यही लोन एम्प्लॉय अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ली होगी तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता। तो उस इंटरेस्ट में, उसी इंटरेस्ट को या तो हम क्या मान लेंगे, एम्प्लॉय के लिए इनकम मान लेंगे, या उस इंटरेस्ट में से उसके उसने जो पेमेंट कर रखा है, जैसे कंसेशनल लोन में तो कुछ पेमेंट करेगा तो उसको घटा देंगे और जो बचेगा वही क्या बन जाएगा, इसके लिए इनकम बन जाएगा एम्प्लॉय के लिए। मैं एग्जांपल के तौर पे अभी समझाऊंगा, लेकिन कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है शैल बी सम इक्वल टू द इंटरेस्ट कैलकुलेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। ऑन मतलब प्रीवियस ईयर के पहले दिन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट होगा उसी रेट से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है ना। आउट ऑफ द सम पेड एम्प्लॉय शैल बी, लेकिन कौन सा अमाउंट, अब हो सकता है कि एम्प्लॉय शुरू में मंथ के पहले 10,000 ले लिया, बीच में 5,000 और मांग लिया, 15,000 हो गया, मंथ के अंत में जैसे 26-27 तारीख को 5,000 और मान लिया,
अब कितना हो गया, 30,000 हो गया। तो हम 20,000 पे रेंट कैलकुलेट मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, 25,000 पे या 30,000 पे? तो उसी के लिए यहां पे कह रहा है कि इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। मतलब उस महीने में जो सबसे ज्यादा जो बैलेंस उसका बकाया रहा होगा उसी अमाउंट पर, तो कितना बकाया है, 25,000, तो उसी पे हम क्या करेंगे, अमाउंट पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हाउएवर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यदि इंप्लॉय या उसका कोई भी परिवार का मेंबर या कोई भी डिपेंडेंट पर्सन यदि इंप्लॉयर से सिर्फ कितना रुपया लिया है, 20,000 या उससे कम, तो उस केस में सरकार कहती है हम आपको माफ करते हैं। तो उस केस में आपके ऊपर ये परक्विजिट का इसको इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इनकम कब माना जाएगा, जब 20,000 से ऊपर हो। ठीक है, अच्छा हाँ, अच्छा मान के चलिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक इंप्लॉयर है, कौन है, ए, और एक एम्प्लाई है, कौन है, बी। ठीक है, ए ने क्या किया, बी को लोन दिया, कितना रुपया दिया, 1 लाख। और बी ने क्या कर दिया, इस पे नो इंटरेस्ट। और रेट ऑफ एसबीआई क्या चल रहा है, अगर यही रेट ऑफ एसबीआई चल रहा है, लेट सपोज 12% पर एनम, कितना चल रहा है, 12% पर एनम। तो ये है हमारा कंडीशन नंबर 1, ये है कंडीशन नंबर 1। तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा लोन कहेंगे इसको, बताइए। तो ये हो गया हमारा रेंट फ्री लोन। और अगर मैं कंडीशन नंबर 2 में लेके आऊं आपको, और एक और लोन का मैं टाइप आपको बता दूं, उस लोन के टाइप में क्या होगा कि यहां पे ए जो इंप्लायर है, वो बी को क्या दे रहा है, बताइए, लोन दे रहा है 1 लाख, और बी इसको रुपीज कितना दे रहा है, 7,000 कितना दे रहा है, इंटरेस्ट। और एक और कंडीशन मैं आपके साथ ले रहा हूं, कंडीशन नंबर 3 है कि ए फिर क्या कर रहा है, इस केस में ए बी को क्या कर रहा है, लोन दे रहा है 1 लाख, और बी ए को 13,000 इंटरेस्ट दे रहा है। तो तीनों कंडीशन में अगर पूछा जाए कि जरा बताइए कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट मतलब इनकम कितना माना जाए इनकम टैक्स के लिए, तो जानते हैं क्या किया जाएगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए, सब पे एसबीआई के अनुसार एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बताइए। तो अगर मैं बात करूं सीधे, 1 लाख मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 12/100, कितना हो जाएगा जरा बताइए, 12,000। इंप्लाई को कितना रुपया देना चाहिए था, 12,000, लेकिन यहाँ पे इंप्लाई ने एक भी रुपया दिया नहीं दिया ना, तो मतलब इंप्लाई के लिए कितना रुपया यहाँ पे इनकम हो गया, बताइए। तो सरकार कहेगी कि जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करिएगा और इनकम टैक्स के लिए इनकम कैलकुलेट करिएगा, तो भले यहाँ पे आपको 12,000 इनकम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस 12,000 इंटरेस्ट को क्या मानना है आपको, इनकम मानना है। समझ में आया। दूसरे केस में एसबीआई ने कितना चार्ज करना है, 12,000 चार्ज कर रही है, लेकिन इसने इंटरेस्ट तो दिया है, लेकिन कितना दिया है, 7,000। तो ये कौन सा लोन हो जाएगा, कंसेशनल लोन। और कंसेशनल लोन में जानते हैं क्या होता है, एसबीआई के द्वारा जो चार्ज किया जाता है ना, उसमें से जो इंटरेस्ट ऑलरेडी इंप्लाई ने दिया हुआ है वही इनकम होता है। तो 12,000 में से कितना चला गया, 7,000, कितना रुपया बच गया, मतलब यहाँ पे इनकम कितना हो जाएगा, 5,000। और यहाँ पे देखिए 13,000 इंटरेस्ट इसने दिया है, मतलब ये तो भाई पूरा का पूरा लोन ही है, नॉर्मल ये लोन है। ये तो क्या है हमारा, देना कितना चाहिए था,
12,000, इसने दिया कितना है भाई साहब 1,000 ज्यादा है, तो क्या इस पे कोई इनकम होगा? अरे इस पे तो उल्टा में खर्च हुआ है एम्प्लॉय का, समझ में आया ना? तो यहाँ पे हम इस वाले चीज को हम टैक्स में ऐड नहीं करेंगे, इस वाले को हम टैक्स में ऐड नहीं करेंगे। समझ में आया? यही चीज मैंने आपको अभी बताया है। लेकिन ध्यान रहे, अगर लोन का अमाउंट 20,000 हो या 20,000 से कम हो तो क्या ये करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए इसके लिए क्या किया है कि एसबीआई का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो चल रहा है अभी। इंटरेस्ट है किसके? होम लोन, कार लोन। लेकिन इसको आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में अगर ऐसा आता भी है तो आपको ऑलरेडी एग्जाम में ये देगा, ठीक है? लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर 20,000 तक है तब तो भाई इनकम नहीं ही मानना है, मतलब इंप्लाई के लिए उस पर इनकम मान के टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 20,000 से ज़्यादा भी है और वो लोन इसलिए दिया गया है कि किसी खास बीमारी के बारे में दिया गया है जो रूल 3A में स्पेसिफाइड है, जिन बीमारी का नाम, तो मतलब खतरनाक बीमारी वगैरह जैसे है, तो उन सब बीमारी के लिए अगर एम्प्लॉयर ने उन सब बीमारी के इलाज के लिए अगर लोन दिया हुआ है तो भी समझिए कि उस पर कोई इनकम नहीं माना जाएगा, कोई भी इनकम तब नहीं माना जाएगा। वही कह रहा है कि नो वैल्यू शैल बी टैक्सेबल इफ द लोन इज टेकन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज स्पेसिफाइड इन रूल 3A में, ठीक है? फिर यह कह रहा है कि दिस लोन अमाउंट शैल बी रिड्यूस्ड बाय सम विच इज रिकवर्ड अंडर एनी मेडिकल इंश्योरेंस प्लान। इसको मेडिकल इंश्योरेंस प्लान के अंतर्गत जो भी आता है उसको हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपसे अलग है। तो ये समझ में आया आपको जितना है लोन के बारे में? तो ओवरऑल जो मैंने आपको समझाया कि भाई अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को लोन दे रहा है और लोन में जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट निकालेंगे वही इनकम हो जाएगा। अगर एम्प्लॉई ने उस पर कुछ इनकम दे रखा है, मतलब इंटरेस्ट दे रखा है, तो उसको घटा के इनकम मानेंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। क्लासिफिकेशन अब कितने अमाउंट पे लोन होगा तो मैंने बताया था जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वही कह रहा है मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस मींस द एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। तो लास्ट डे ऑफ ईच मंथ में जो हमारा मंथली बैलेंस होगा उसी को हम मानेंगे। और दूसरा कह रहा है कि इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स लोन टू एम्प्लॉई एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन दैट प्रेस्क्राइब्ड रेट बाय एसबीआई द बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वही हो गया हमारा कौन सा? जिसमें कंसेशनल लोन वाला सुविधा है। अब एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं आप आज आपके लिए, और मैं देख रहा हूँ आपका भी समझिए कि टाइम पे एकदम से गाड़ी पे ही ध्यान जा रहा है। तो एक एग्जाम्पल देखे और कल के क्लास के लिए हम आपको फिर से, कल के क्लास से सबको ही आएगा तो फिर वहाँ पे आप देखिएगा। डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट इन केस ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। तो इसके लिए टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। तो मैंने अभी जो सिखाया है वही देखना है। यहाँ पे क्या कर रहा है किसके लिए? एम्प्लॉय फॉर द असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर जैसे 2024-25 की बातें करेंगे तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्या हो गया हमारा? 2023-24, प्रीवियस ईयर एक साल पहले होता है तो हो गया। अब कह रहा है कि एन एम्प्लॉयर, अब ये अलग अलग सिचुएशन में यहाँ पे बताया गया है और आपको क्या करना है? इनकम निकालना है कि कितने को हमने क्या मानना है? इनकम मानना है। तो कह रहा है कि एक एम्प्लॉयर है कार्गो लिमिटेड, एक एम्प्लॉयर है जो क्या कर रहा है? फॉलोइंग इंटरेस्ट फ्री लोन टू मिस्टर राजेंद्र। राजेंद्र को उसने क्या किया है? लोन दिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब बोला है कि भाई तू ऐसा लोन ले, पैसा मत देना। कह रहा है कि एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कितना लोन दिया है? 18,000 फॉर चिल्ड्रेंस एजुकेशन एंड 2,000 फॉर परचेजिंग अ वॉशिंग मशीन। इसके अलावा कोई लोन उसने नहीं दिया है, यानी टोटल लोन इसने कितना दिया है बताइए? 20,000। एक बात बताइए, क्या उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इनकम निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर लोन का अमाउंट 20,000 से ज्यादा नहीं हो तो उस पर कोई इनकम हम नहीं निकालते। वही कह रहा है नथिंग इज टैक्सेबल, नथिंग इज टैक्सेबल बिकॉज सम ऑफ लोन इज नॉट एक्सीड रुपीज 20,000। 20,000 से ज्यादा का लोन चूंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को नहीं दिया है इसलिए इस पे कोई हमारा इंटरेस्ट इनकम हम नहीं मानेंगे। पहला केस हो गया। दूसरा केस अब समझ में आ जाएगा एग्जांपल के। दूसरा केस कह रहा है कार्गो लिमिटेड। अब दूसरा केस है कि कार्गो लिमिटेड हैज गिवन लोन टू मिस्टर राजेंद्र ऑन 1 अप्रैल 2023 को कितना लोन दिया है? बाई अ कार खरीदने के लिए कितना लोन दिया है? 67,500, 67,500। कार्गो लिमिटेड रिकवर्स इंटरेस्ट 3% पर एनम। कार्गो लिमिटेड सिर्फ कितना इंटरेस्ट रिकवर कर रही है?
3% पर एनम फ्रॉम मिस्टर राजेंद्र, फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। तो जरा देखिए तो एसबीआई का रेट क्या है, 8% है। अब देखिए तो हम क्या आपको सिखाया, अभी कुछ देर पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें ही ना सिखाया है, टोटल लोन वैल्यू, सॉरी, तो जरा बताइए टोटल लोन अमाउंट कितना है, 67,500। अब हमको क्या करना है, इंटरेस्ट हमने दो तरीके से निकालना है, एक दो एसबीआई एच बार एसबीआई रेट, और एक निकालेंगे कि इंप्लाई कितना दे रहा है एज पर। तो ये कैसे दे रहा है, 3% पर एनम, और ये कैसे दे रहे हैं, दिया है ना क्वेश्चन में ऑलरेडी, दिया है यहाँ पे 8%, दिया ही नहीं दिया है। तो जरा देखिए 67,000, अब इसको देखिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 100। क्या महीने के लिए निकालेंगे, नहीं साल के लिए, जानते हैं क्यों, क्योंकि ये लोन कब लिया गया है, साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2023 को। देखिए ना इसमें डेट दिया हुआ था 1 अप्रैल 2023 को, तो 31 मार्च 2024 तक पूरा 12 महीने हो रहा है। तो इसको निकालिएगा तो कितना हो जाए, 00 से 00। तो एसबीआई से अगर यही लोन अगर लिया गया होता तो एसबीआई कितना लेती, 4, एसबीआई कितना रुपया लेती, लेकिन एक्चुअल में इंप्लायर को कितना दे रहे हैं, तो जरा बताइए 67,500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 100, 00 कितना हो जाएगा, जरा बताइए, 3 पचे 15 का 5, हाथ में 1, 3 7 21, 22 के 2, हाथ में 2, 3 छक्का 18 2, कितना रुपया दे रहा है, 2025। तो इसीलिए इनकम बराबर कितना हो जाएगा, तो बोला था, तो इसमें से क्या घटा देंगे, वो घटा देंगे। तो इसीलिए परक्यूजिट इनकम बराबर, परक्यूजिट इनकम बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 5400 और कितना 2025 घटा देंगे। ये क्यों घटाएंगे, क्योंकि पेड बाई एम्प्लॉई है, कितना हो जाएगा 5, 9 में से 2 गया 7, 3 3, यही हो जाएगा टैक्सेबल इनकम। ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए तो आया। देखिए जब समझने लगिएगा चीजों को, इनकम टैक्स बहुत आसान है, लेकिन बस रूल को समझना पड़ेगा। तो यही चीज तो मैंने आपको, इसीलिए तो एग्जांपल में, तो ये कौन सा लोन कहा जाएगा, ये कंसेशनल लोन, मतलब एक्चुअल में लेना था 8% के रेट से, लेकिन आप ले रहे हो कितना परसेंट, 3%। तो हम एम्प्लॉई के हाथ में हम उतना टैक्स लगा देंगे, जो बाकी 5% ज्यादा वो है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट 8% में से 3% घटा दें और सीधे 5% आपने लगा दिया, और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये मैंने समझा के जानबूझ के आपको करा है। वही यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है आंसर में, द लेंडिंग रेट ऑफ एसबीआई ऑन इतना इतना 8%, बट ओनली 3% इंटरेस्ट इज रिकवर्ड फ्रॉम द राजेंद्र। तो इसीलिए हम 5% सीधे 8% में से 3% घटा के 5% निकाल देंगे। किसका, 67,500 का, जितने का लोन था, हो गया 3375। और इसी चीज को तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है, 3375 रुपये हो गया। एक और देख लें क्या है भाई, तीसरा कह रहा है, मिस्टर राजेंद्र इज इम्प्लॉयड बाई कार्गो लिमिटेड, फिर वही राजेंद्र भाई कार्गो लिमिटेड में है, ऑन अगस्त 1 2023 को। अब ध्यान रखिएगा, डेट पे ध्यान रखना है। तो ये 1 अगस्त 2023 को जो लोन दिया जाएगा, वो लोन कितना होगा, जरा बताइए। तो अगस्त के बाद 1 अगस्त का तो पूरा अगस्त गिना जाएगा, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि 1 अगस्त 2023 द कंपनी गिव्स द इंटरेस्ट फ्री हाउसिंग लोन ऑफ कितना, 30 लाख, 30 लाख का लोन कंपनी उनको दे रही है इंटरेस्ट फ्री।
कह रहा है कि लोन इज रिपेबल विद इन 7 years, फाइंड आउट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, द एसबीआई रेट ऑफ हाउसिंग लोन इज 7.5%। तो इसका भी वही होगा। तो यहाँ पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्या करेंगे जरा बताइए। तो हर साल क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करें, द लैंडिंग रेट ऑफ एसबीआई का कितना है 7.5% इतना, ठीक है ना। मतलब कितने का लोन भाई है जरा बताइए। तो इस पे हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ लोन कितना है जरा बताइए। 30 लाख था ना, ठीक है ना। इंटरेस्ट एज पर एसबीआई रेट कितना हो जाएगा, 30 lakhs मल्टीप्लाई 7.5% है, डिवाइडेड बाई। तो एक काम करें, हम दशमलव को हटा के एक और जीरो बैठा दे रहे हैं नीचे, ऐसा तो होता है ना। अब 3 जीरो से 3 जीरो हमारा खत्म हो गया। अब 75, 75 में 3 से करिए तो हो गया। और कितना जीरो बचा हुआ है, 3 जीरो। लेकिन ये क्या इंटरेस्ट पूरे साल भर के लिए लगेगा, नहीं लगेगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि ये लोन कब दिया गया है, 1 अगस्त 2023। तो 1 अगस्त 2023 से 31 मार्च 2024 तक ही ना लगेगा इस प्रीवियस ईयर में। तो क्या करेंगे, तो कितना महीना के लिए हो गया ये, 8 महीना के लिए, मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 से 2 और 4 से 3। अब 3 से ये कट जाएगा। जानते हैं क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये रूल कहता है कि सभी डिजिट को जोड़िए, अगर वो 3 से कट रहा है तो पक्का है 3 से कटेगा। 5 2 7 2 9, 9 3 से कटता है, तो मतलब ये भी कटेगा, देखिएगा पूरा पूरा 3 से काटिए इसको। ये कितना हो जाएगा, 3 7 21, ऊपर से एक उतरा, 3 5 15, यानी 75,000। यानी कि हमारा कितना रुपया हुआ। एक बात बताइए, अगर एसबीआई से यही लोन लिया गया होता तो एसबीआई कितना इंटरेस्ट लेती, 1,50,000 लेती कि नहीं लेती। लेकिन क्या हमने एसबीआई से लिया है, नहीं लिया है, एम्प्लॉयर से लिया है। और एम्प्लॉयर इसके लिए कोई इंटरेस्ट यहाँ पे ले रहा है, नहीं ले रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। कैसा है, इंटरेस्ट फ्री हाउसिंग लोन है। तो मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए क्या हो जाएगा, पूरा 1.5 लाख रुपया क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बताइए। ये पूरा 1.5 लाख रुपया क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकम मान लिया जाएगा। किसके हाथों में, राजेंद्र के हाथों में। बताइए, आया समझ में। तो रहने दिया जाए आज। तो एक काम करेगा, आप लोग घर पे हैं तो एग्जाम्पल नंबर 11 इसी पे है, और दूसरा है एग्जाम्पल और है क्या, हम लिखिए 11। हाँ, बस एग्जाम्पल नंबर 11 एक बनाकर लाइएगा, और नेक्स्ट क्लास में आइए तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम आगे लेके चलेंगे, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं वैल्यू ऑफ ट्रेवलिंग टूरिंग एंड। या बता दें, बहुत आसान है बाबू, 2 मिनट का काम है, हो जाएगा। बहुत मतलब शुरू में आपको समझ में नहीं आ रहा था, बाद में एग्जाम्पल देखी तो आ गया समझ में। ये देखिए कितना आसान है। ये क्या है कि मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए टॉपिक से पता लग जाएगा। क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ट्रेवलिंग टूरिंग एंड एनी अदर एक्सपेंस पेड और बॉर्न बाई और रिम्बर्स्ड बाई। रिम्बर्स्ड का मतलब पता है ना, रिम्बर्स्ड का मतलब मैंने बताया था। रिम्बर्स्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलिए यहाँ का पूरा का अर्थ मैं बता रहा हूँ। यदि कोई भी इंप्लॉई, मैंने बोला है आपको कि ये दो लोगों के बीच का रिलेशन है, किसके किसके बीच के, इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच का रिलेशन है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई को या अपने इंप्लॉई के किसी फैमिली मेंबर को बाहर घूमने जाने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए अगर कोई खर्च दे रहा है, या ये कह रहा है कि आप जाइए बाहर घूमिए और जो खर्च आपका हो रहा है वो हम बाद में दे देंगे, तो ऐसा कोई सुविधा कोई इंप्लॉयर अगर अपने इंप्लॉई को दे रहा है, तो उस केस में बताइए क्या इंप्लॉई के हैंड में वो इनकम माना जाएगा, और यदि माना जाएगा तो कितना रुपया माना जाएगा। वही चीज यहां पे है। तो बिल्कुल माना जाएगा भाई, क्योंकि अगर इंप्लॉयर नहीं देता तो वो आप
कहीं ना कहीं अपने पॉकेट से करते कि नहीं करते? तो आपके अपने पॉकेट में खर्च नहीं हुआ, मतलब इंप्लायर ने आपको दिया ना, तो इनकम माना जाएगा। तो वही अलग अलग केस में कह रहे थे, कह रहा है समटाइम्स द एम्प्लॉयर रिम्बर्स द एम्प्लॉइज एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द हॉलीडे टूर बाय द एम्प्लॉय। मतलब हॉलीडे छुट्टी मनाने कहीं पे गए, जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, लोग शिमला मनाली क्या करें, मनाली घूमने उमने का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। तो यहाँ पे लोग जा रहे हैं, यहाँ पे लोग गए, तो क्या किया कि एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय के सैलरी के अलावा उन्होंने बोला कि चलो भाई जा तू जा घूमने, हम तुमको दे देंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है, तो कह रहा है कि अलग अलग केस हो सकता है। जैसे तो पहला केस कह रहा है, इफ सिमिलर टाइप ऑफ फैसिलिटी हैड बीन प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉय, अगर सभी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने कहा था कि जो भी घूमने जाना चाहते हैं सभी लोग घूमने जाइए, हम सब लोगों को एक समान फैसिलिटी देंगे, है ना। जैसे बोल दिया कि 50,000 रुपये हम देंगे आपको घूमने के लिए, तो क्या होगा वहां पे टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? तो वही कह रहा है कि एक्सपेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, मतलब 50,000 एम्प्लॉयर ने दिया है वो रुपया, और उसमें से यदि आपने कोई एम्प्लॉय ने बोला कि ठीक है सर 10,000 रुपये हम वापस कर देंगे, तो एम्प्लॉयर ने 50,000 दिया और एम्प्लॉय ने 50,000 वापस कर दिया, तो वो क्या हो गया, मतलब टोटल कितना एम्प्लॉयर ने दिया घूमने के लिए? 40,000। तो उसी 40,000 को क्या मान लिया जाएगा यहाँ पे, बताइए, टैक्सेबल वैल्यू। और इम्प्लाई का जब इनकम सैलरी अगर काउंट किया जाएगा तो उसमें वही 40,000 क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। आया समझ में? दूसरा कह रहा है कि सिमिलर टाइप ऑफ फैसिलिटी हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉय, मतलब अगर एक जैसा फैसिलिटी सब एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो उस केस में क्या किया जाता है, तो उस केस में पता किया जाता है कि अगर यही घुमाई एम्प्लॉयर ने ना करवाकर अगर एम्प्लॉय खुद किसी घुमाने वाले एजेंसी के थ्रू गया होता, तो जरा बताइए कितना रुपया लग जाता। तो पता लगा कि सर यही चीज अगर किसी और के थ्रू गए होते तो 60,000 लग जाता, और उसमें से वापस कितना किए हैं एम्प्लॉय, तो सर 10,000 रुपया दे दिए हैं, तो मतलब यहाँ पे कितना लगेगा, 50,000 रुपये। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाई अदर एजेंसी, क्योंकि एम्प्लॉयर ने भेजा नहीं, एम्प्लॉयर अपने पास से भेजा होता तो जो एम्प्लॉयर का खर्चा होता वो लगा देता इनकम, लेकिन एम्प्लॉयर ने भेजा नहीं, कोई और एजेंसी, मतलब वो खुद से, या एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई जाइए इस एजेंसी से टिकट ले लीजिए हम पैसे दे देंगे, तो एम्प्लॉयर ने 60,000 खर्च कर दिया और इन्होंने 10,000 वापस कर दिया। अगर नहीं करेंगे वापस तो पूरा 60,000 टैक्सेबल, लेकिन अगर इसने वापस कर दिया तो 50,000 टैक्सेबल, ठीक है। 15,000 वापस किया होता तो 45,000 टैक्सेबल होता, होता कि नहीं होता। तो ये चीज है। फिर कह रहा है कि इफ द एम्प्लॉय इज ऑन ऑफिशियल टूर, जैसे मान के चलिए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने कहा जाइए स्विट्जरलैंड कुछ मीटिंग है, ऑफिशियल मीटिंग है, आप जाइए उसको अटेंड करिए। एम्प्लॉय ने कहा चलो भाई बीवी को भी लेके चलते हैं साथ, एम्प्लॉयर ने कहा जाओ पैसे हम दे देंगे तुमको, कहे टेंशन ले रहे, और बीवी को लेके जाना है जाओ पैसे हम दे देंगे। तो इनकम टैक्स कहता है सुनिए वो दे दिया आपके फायदे के लिए, लेकिन हम इसको इनकम मानेंगे, क्या कि एम्प्लॉयर ने दिया है ना। तो इफ द एम्प्लॉय इज ऑन ऑफिशियल टूर एंड दीज एक्सपेंस आर पेड फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड हु वेंट विथ हिम, तो यहाँ पे खर्चा जैसे जहां 10,000 लगना था वहां 20,000 लगेगा। तो देखिए एम्प्लॉय को जो 10,000 दिया गया उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि वो तो ऑफिशियल टूर पे ऑफिस के काम से गया ही है, लेकिन एम्प्लॉय के साथ जो उनके वाइफ या उनके बच्चे चले जाते या फैमिली का कोई भी मेंबर, इवन उनका नौकर चला जाता उनके साथ में, और उसके लिए अगर कोई एम्प्लॉयर ने खर्चा कर दिया 10,000, तो 10,000 क्या हो जाएगा, उसको हम क्या मान लेंगे, इनकम। तो टैक्सेबल वैल्यू बराबर सम पेड बाय द एम्प्लॉयर, और सम पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर फैमिली मेंबर। है समझ में? फिर एक और है, क्या कर रहा है कि इफ एम्प्लॉय इज ऑन ऑफिशियल टूर, अब जैसे ये कहा गया कि भाई जाओ, अब वो एम्प्लॉय को कहाँ भेजा गया, नैनीताल ऑफिस का प्रोग्राम था, उसी में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को भेजा कि 20 दिसंबर को आप जाइए और 29 दिसंबर को वहां से आपको रिटर्न आना है। वहां पे गया, वहां का मौसम देखा, अरे बाप रे बाप, सब कोई बाहर से कहाँ कहाँ से मनाने आते हैं छुट्टी, हम 29 दिसंबर को वापस चले जाएंगे, कैसे होगा। तो उसने कहा सर एक काम करिए 3-4 दिन का हमको छुट्टी दे दीजिए, हम एक काम करिए सर हम 2 जनवरी को आएंगे, और सर आप पैसा दे दीजिए इसका। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है जाओ, दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहां से यहां तक तो क्या था भाई, एम्प्लॉयर के काम था। तो मानिए यहां से यहां तक खर्च हुआ 15,000,
और यहां से यहां तक खर्च हुआ 7,000। तो जानते हैं इस 7,000 जो है ना टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन ये 15,000 टैक्सेबल नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि तो ऑफिस के लिए है, लेकिन ये आपके घूमने के लिए आपने बनवाया है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है टैक्सेबल वैल्यू द एक्सपेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड। एक्सटेंडेड पीरियड मतलब जो बढ़ा दिया है आपने समय। आपका ऑफिशियल काम कहाँ तक था? 29 दिसंबर तक, 29 दिसंबर तक, लेकिन उसके बाद आपने 2 जनवरी तक जो कर लिए है ना, तो ये जो 3 दिन का जो खर्च है वो आपको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। जो एम्प्लॉयर ने अगर दिया होगा तो, एम्प्लॉयर नहीं दिया, आप अपने पैकेट से खर्च करिएगा तो थोड़े ना इनकम वो टैक्सेबल होगा। तो ये ध्यान रहेगा ये चीज। अब इसी चीज को आपको पढ़ाना था तो हमने बता दिया। वैसे ये लास्ट है, आप कहिएगा तो ठीक है, नहीं तो रहने दिया जाए क्या? रहने दें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको वैल्यू ऑफ फ्री मील एंड नॉन अल्कोहलिक बिहेवरेज, यानी कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दिया जा रहा है तो आपको बता देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं और कॉस्टिंग का भी पढ़ाई कल से हम शुरू करेंगे। ओके।